गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अपना अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष, उसका लेक्चर 8 जो है आज अपन देखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें यहाँ पे आज जो अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे अपन, और वो नया टॉपिक जो है बेटा वो है आपके मतलब राजस्थान के जो प्रजामंडल थे और जो किसान आंदोलन थे उनके अपन जो जनजातीय जितने भी जो आंदोलन थे वो अपने सिलेबस में है बेटा। ठीक है, तो देखो इसमें राजस्थान के जनजातीय किसान व प्रजामंडल आंदोलनों की चर्चा करेंगे। तो देखो राजस्थान के जनजातीय किसान व प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें राजस्थान के जनजातीय व किसान आंदोलन। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रारंभ यहाँ के किसानों व जनजातीय समाज ने किया था। राजस्थान में जनजातीय व किसान आंदोलनों की अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रारंभ यहाँ के किसानों व जनजातीय समाज ने किया था। ठीक है, जब यहाँ के किसानों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ डाला गया तो किसानों ने विरोध शुरू कर तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था अंग्रेजी साम्राज्य था। ठीक है, तो उसको एक चुनौती दी। क्यों? क्योंकि जो किसानों के ऊपर जो कर था उसका बोझ ज्यादा डाल दिया गया था, तो इस वजह से किसानों की वित्तीय स्थिति क्या होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी, जिसके चलते किसानों ने इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखो राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गए जो अन्याय व अनावश्यक उत्पीड़न के विरुद्ध शुरू हुए। राजस्थान के मतलब जनजातीय आंदोलन भी शुरू हुए, आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय आंदोलन शुरू हुए थे। क्यों? किस चीज के खिलाफ? अन्याय व अनावश्यक उत्पीड़न के विरुद्ध ये शुरू हुए। व भावी राजनीतिक आंदोलन प्रेरणा के सूत्र बने थे। ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र मुख्यतः डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व कुशलगढ़ क्षेत्र में भील निवास करते थे। ठीक है, राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र थे मुख्यतः डूंगरपुर, दक्षिणी क्षेत्र कौन से हो गए? डूंगरपुर। देखो आदिवासी जो निवास करते थे वो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करते थे। दक्षिणी क्षेत्र, अब दक्षिणी क्षेत्र कौन सा हो गया? डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व कुशलगढ़। कुशलगढ़ क्षेत्रों में भील निवास करते थे। ये समझ में आ गया कि डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व कुशलगढ़ मतलब दक्षिण क्षेत्रों में भील निवास करते थे। और दक्षिण क्षेत्र कौन कौन से हो गए? ध्यान रखना है, डूंगरपुर में, मेवाड़ में, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और कुशलगढ़। ठीक है, भील निवास करते थे। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र कौन कौन सा? डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और कुशलगढ़। यहाँ पर कौन निवास करते थे? भील निवास जो है करते थे। इसके बाद में देखो भील अत्यंत परंपरावादी आदिवासी जाति है जो अपना सामाजिक व आर्थिक स्तर को लेकर सजग रहती है। ठीक है, भील किस तरह का क्षेत्र? भील एक परंपरावादी आदिवासी जाति है जो कि सामाजिक व आर्थिक स्तर को लेकर सजग रहती है। जब इनके परंपरागत अधिकारों का हनन होने लगा तो इन्होंने शासकों और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह शुरू कर दिया। इन्होंने अंग्रेजों व शासकों के खिलाफ क्या कर दिया? युद्ध जो है वो शुरू कर दिया था बेटा। ठीक है, और भील कहाँ पे रहने वाली जनजाति थी?
हाँ, तो यहाँ पे जो थे बेटा वो भील निवास जो है करते थे। इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ बेटा कि देखो भील अत्यंत परंपरावादी आदिवासी जाति है जो कि सामाजिक और आर्थिक स्तर को लेकर सजग रहती है। अपने सामाजिक या सांस्कृतिक जीवन को लेकर भील जनजाति बहुत ज्यादा क्या रहती थी, सतर्क रहती थी। ठीक है बेटा, जब इनके परंपरागत अधिकारों का हनन होने लगा तो इन्होंने शासकों और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये था कि ये जो भील थे, ठीक है, ये जो भील थे वो अपने सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण को लेकर, भील आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक मतलब स्तर को लेकर सजग रहे। देखो जब इनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को जब ठेस पहुंची तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या शुरू कर दिया, विद्रोह जो है वो शुरू कर दिया था बेटा। अब इसके बाद देखो भगत आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, भगत आंदोलन शुरू हुआ। अब वो देखो भगत आंदोलन जो था वो किस तरह से शुरू हुआ, ये आपको समझ में आ गया कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ में भील निवास करते थे और ये अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर को लेकर बहुत सजग रहे। लेकिन जब इनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर जो है इनके जो परंपरागत जो तरीके थे या संस्कृति जो थी, जब उसको हानि पहुंचने लगी तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्या शुरू कर दिया था, विद्रोह जो है शुरू कर दिया था। अब पहला जो आंदोलन था इनका वो था भगत आंदोलन। पहला इनका आंदोलन था भगत आंदोलन। ठीक है, भगत आंदोलन में देखो भीलों को सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने सम सभा स्थापित की व उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। भीलों को सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना की, ये आपको ध्यान में रखना है। संत सभा की स्थापना गोविंद गुरु, सम सभा की स्थापना किसने की, गोविंद गुरु ने। सम सभा की स्थापना के पीछे कारण क्या था, देखो कि भीलों को जो है हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए ठीक है बेटा। तो भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए इन्होंने, गोविंद गुरु ने सम सभा की क्या की, स्थापना जो है की थी। अब इसके बाद देखो बेटा, सम सभा द्वारा मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति से शासन सशंकित हो उठा। देखो जैसे संत सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की तो सभी भील अब जो है एक यूनियन बनाने लगे, अपना एक संगठन बनाने लगे, जिससे देखो मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के जो भील थे उनमें सामाजिक जागृति होने लगी। ठीक है, मतलब दक्षिणी क्षेत्र में और गुजरात, विजयनगर और मालवा के जो भील थे उनमें एक जागृति आने लगी, जिसकी वजह से अंग्रेजी साम्राज्य में एक शंका उत्पन्न हो गई। ठीक है, कि भीलों को भगत पंथ छोड़ने के लिए विवश किया जाने लगा। ठीक है, लोग अब सामाजिक स्तर पर जागृत होने लगे थे, जिसके चलते हुए भगत
मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारी थे वो भीलों को भगत पंथ छोड़ने के लिए विवश करने लगे। मतलब भगत पंथ कौन सा, सम सभा को छोड़ने के लिए जो है विवश करने लगे। अब देखो, जब भीलों को बेगार कृषि कार्य के लिए बाध्य किया गया और जंगलों में उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया तो उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, अब देखो भीलों का आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि भीलों को बेगार कृषि कार्य के लिए बाध्य किया गया। दूसरा उसका कारण था जंगलों में मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया। भील आंदोलन के क्या कारण थे बेटा, आपसे आंदोलन के कारण ही पूछ ले कि भगत आंदोलन के क्या कारण थे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। समसभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, समसभा की स्थापना किसने की, गोविंद गुरु ने समसभा की जो है स्थापना की थी। भगत आंदोलन के कारण में देखो, पहला कारण भीलों को बेगार कृषि कार्य के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, भीलों को बेगार कृषि कार्यों के लिए बाध्य किया गया। दूसरा, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, जंगलों में उन्हें मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया। ठीक है बेटा, मतलब जंगलों में उन्हें मूलभूत अधिकारों से क्या किया गया, वंचित जो है किया गया था। अब इसके बाद देखो, तो उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। कारण आपको समझ में आ गए, दोनों कारण। ठीक है, अब देखो, अंग्रेजों ने गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार, कौन सा सुधार, समसभा के द्वारा भीलों में सामाजिक जागृति लाने का जो सुधार था, सुधार व संगठन के पीछे भील राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की। मतलब अब जो ब्रिटिशर्स थे, जो मतलब अंग्रेज थे, उनको ये डर होने लग गया था कि भील अपना जो साम्राज्य अलग से स्थापित ना कर लें। अंग्रेजों को ये डर सता रहा था वह भील अपना साम्राज्य अलग से स्थापित ना कर ले। ठीक है, गोविंद गुरु को अप्रैल 1913 ईस्वी को डूंगरपुर राज्य द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। समसभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी, तो 1913 अप्रैल 1913 गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया। ठीक है बेटा, गोविंद गुरु को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, गिरफ्तार किया लेकिन बाद में छोड़ दिया गया, और बाद में उनको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। लेकिन देखो, गोविंद गुरु अपने साथियों के साथ मानगढ़ की पहाड़ियों पर चले गए। गोविंद गुरु अपने साथियों के साथ में कहाँ चले गए, मानगढ़ की पहाड़ियों में जो है वो चले गए। अक्टूबर 1913 को अपने संदेश द्वारा भीलों को मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित होने को कहा। ठीक है, अक्टूबर 1913 की घटना है ये, अक्टूबर 1913। भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर संगठित किया। ठीक है, मानगढ़ की पहाड़ी पर जो है इनको संगठित किया गया। ठीक है, किनको, भीलों को। किसने, गोविंद गुरु ने अक्टूबर 1913 में भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर संगठित किया, सभी को वहां पे इकट्ठा होने के लिए जो है कहा। भील हथियारों सहित बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए।
कहाँ पर? मानगढ़ की पहाड़ी पर। ठीक है, अब देखो, भीलों की एकता से भयभीत अंग्रेजों ने सेना भेजी, जिसे मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचकर गोलीबारी कर भीलों को तितर-बितर कर दिया। भीलों की एकता से भयभीत होकर अंग्रेजों ने एक क्या भेजी? सेना भेजी। ठीक है, और उस सेना ने जो है भीलों को क्या कर दिया? तितर बितर जो है कर दिया, गोलीबारी कर दी। अंग्रेज भीलों के पास में जो थे हथियार थे, लेकिन उनके पास में जो थी बंदूक थी और बंदूक से उन्होंने जो है गोलीबारी कर दी, जिसकी वजह से भील क्या हो गए? वहां से तितर बितर हो गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कार्यवाही में 1500 भील मारे गए। इस कार्यवाही ये जो सरकारी आंकड़े के अनुसार इस कार्यवाही में कितने भील मारे गए? 1500 भीलों की मानगढ़ पहाड़ी पर 1500 भील मारे गए। भील मारे गए। ठीक है बेटा, कितने भील मारे गए? 1500 भील मारे गए। यहाँ अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और उसमें कितने भील मारे गए? 1500 भील जो है मारे गए थे। ये ध्यान में रखना है कितने भील मारे गए थे। इस प्रकार भगत आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कचल दिया गया और गोविंद गुरु को 10 वर्षों के लिए कारावास की सजा दी गई। गोविंद गुरु को कितने वर्षों की सजा दी गई? 10 वर्ष की जो है उनको कारावास की सजा दी गई। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखो आप एक ही आंदोलन। ठीक है, एक ही आंदोलन भी जो है वो भीलों द्वारा किया गया था, लेकिन अब यहाँ पे एक जनजाति और शामिल थी, ग्रासिया जनजाति। ये चीज समझ में आ गई बेटा? भगत आंदोलन आपको समझ में आ गया। अब अपन कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे? एक ही आंदोलन। भगत आंदोलन होने के क्या कारण थे? भीलों को बेगार कृषि कार्यों के लिए बाध्य किया गया था और जंगलों में उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया था। ठीक है, इसके चलते हुए गोविंद गुरु ने समसभा की स्थापना की थी और 19 अप्रैल 1913 में अंग्रेजों को क्या हुआ? शक हुआ कि भील अपने दूसरे साम्राज्य की स्थापना करेंगे। ठीक है, इस वजह से जो है उन्होंने क्या किया? जैसे ही भील मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठा हुए तो उन्होंने गोलीबारी चला दी और गोलीबारी में लगभग कितने लोग मारे गए? 1500 भील जो है वो मारे गए और गोविंद गुरु को 10 वर्षों के लिए कारावास की सजा जो है सुना दी गई थी। अब देखो, इसके बाद में एक ही आंदोलन अपन जो है पढ़ेंगे। अब एक ही आंदोलन। ठीक है, भगत आंदोलन को कुचलने के बाद भीलों के विरुद्ध सरकारी नीति जारी रही। ठीक है, 1917 में भीलों व ग्रासियों ने मिलकर महाराणा को पत्र लिखकर दमनकारी नीति व बेगार के प्रति अपना विरोध जताया। 1917 में। ठीक है, 1917 में। 1913 में ही भीलों का जो भगत आंदोलन था उसका दमन कर दिया गया था, लेकिन फिर 1917 में देखो भीलों व ग्रासियों ने मिलकर, किस किस की बात है बेटा? भीलों व ग्रासियों ने। ग्रासिया भी क्या है? एक है ग्रासियों ने मिलकर महाराणा को पत्र लिखा। ठीक है, अब किस बात के लिए पत्र लिखा उन्होंने? दमनकारी नीति व बेगार के प्रति अपना विरोध जताया। वही दो कारण जो ऊपर आपने देखे थे। ठीक है, लेकिन परिणाम नहीं निकला तो भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत। ध्यान में रखना है बेटा आपको, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने जो है, एक ही आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। यह आंदोलन एक ही आंदोलन के नाम से जो है विख्यात हुआ। ठीक है,
1917 में बीलो व गरासियो ने मिलकर महाराणा को पत्र लिखा। किस बात के लिए? दमनकारी नीतियों व बेगार के प्रति अपना विरोध जो है जताया। लेकिन इस चीज का कोई परिणाम नहीं निकला, तो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में इन्होंने एक आंदोलन किया, और वह आंदोलन क्या कहलाया? एक ही आंदोलन कहलाया। अब देखो किसान आंदोलनों की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखो राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक संरचना सामंती रही। राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक संरचना सामंती रही, मतलब इनमें सामंतों का अधिकार रहा। यह संरचना त्रिस्तरीय थी, जिसमें क्रमशः शासक, जागीरदार व कृषक वर्ग सम्मिलित थे। ये जो संरचना थी वो किस तरह से थी? मतलब त्रिस्तरीय थी। समझ में आई आपको? देखो किसान आंदोलनों की अपन चर्चा करेंगे। पहले एक ही आंदोलन समझ में आ गया, अब किसान आंदोलन देखेंगे। तो देखो किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन। तो देखो किसानों की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक संरचना सामंती थी। यह संरचना त्रिस्तरीय थी, जिसमें क्रमशः शासक, जागीरदार व कृषक वर्ग सम्मिलित थे। देखो मतलब राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक संरचना सामंती थी। मतलब राजनीतिक व्यवस्था पर भी किसका अधिकार था? सामंतों का अधिकार था। सामाजिक व्यवस्था पर भी सामंतों का अधिकार था, और आर्थिक संरचना पर भी किसका अधिकार था? सामंतों का मतलब जो बड़े बड़े जमींदार थे उनका अधिकार था, ठीक है। ये जो व्यवस्था थी वो त्रिस्तरीय थी। कौन सी व्यवस्था थी? ये त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। सबसे ऊंची जो व्यवस्था थी, या उच्च स्तर की जो थे, वो कौन थे? शासक था। शासक से नीचे कौन आ गया? शासक से नीचे थे जागीरदार। जागीरदारों से नीचे थे कृषक। समझ में आ गई? सबसे ऊपर कौन थे? शासक। शासक से नीचे जागीरदार, और जागीरदारों से नीचे कृषक वर्ग था, ठीक है बेटा। अब देखो इन सभी के पारस्परिक अंतर संबंधों में पर यह व्यवस्था टिकी थी। इन तीनों के बीच में जो अंतर संबंध थे, ठीक है, उन्हीं से ये व्यवस्था जो है टिकी हुई थी। इसके बाद देखो 19वीं शताब्दी के अंत तक ये संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे, मगर इसके बाद में राजस्थान का परिदृश्य बदलना आरंभ हो गया। राजस्थान का परिदृश्य बदलना क्या हो गया था? शुरू हो गया था। मतलब 19वीं शताब्दी के अंत तक तो ये व्यवस्था अच्छे से चली, लेकिन बाद में जो है इसमें बहुत सारे बदलाव, चेंजेस जो है वो शुरू हो गए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान के विभिन्न भागों को अनेक किसान आंदोलनों का सामना करना पड़ा। राजस्थान के जो विभिन्न भाग थे, सभी में क्या होने लगे थे? किसान आंदोलन जो है शुरू हो गए थे। इसके बाद देखो इन किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। ये इंपॉर्टेंट है कि किसान आंदोलन होने के क्या प्रमुख कारण रहे थे। तो देखो अंग्रेजों के प्रभाव में आकर शासकों ने अपनी प्रजा की ओर पर्याप्त ध्यान देना छोड़ दिया था। ये जो शासक थे ये अपनी जनता की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, जबकि इनका ध्यान तो किस ओर था? अंग्रेजों की नीतियों की ओर था, ठीक है। शासकों व जागीरदारों ने स्वयं का अस्तित्व ही ब्रिटिश सत्ता पर आधारित समझ लिया था। शासक और जागीरदार तो किसके आधार पर काम कर रहे थे? ब्रिटिश सत्ता के आधार पर जो है कार्य कर रहे थे। इसलिए शासकों की अनिर्भरता जागीरदारों व जागीरदारों की निर्भरता कृषकों पर समाप्त होती गई। शासकों की निर्भरता जागीरदारों पर खत्म हो गई, जागीरदारों की निर्भरता कृषकों पर खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि शासक और जमींदार अब किसके ऊपर निर्भर हो गए थे? शासक किसके ऊपर निर्भर थे? जागीरदारों पर। जागीरदार किसके ऊपर निर्भर थे? कृषकों पर, ठीक है। शासक किसके ऊपर निर्भर थे? वो इनसे टैक्सेस ले रहे थे, कर वसूल रहे थे, और ये जागीरदार किनसे ले रहे थे? कृषकों पर। अब शासकों की निर्भरता, अब शासक इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहे, और ये इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहे, ठीक है। ये अब इनके ऊपर निर्भर नहीं रहे, और ये इनके ऊपर निर्भर नहीं रहे। ये अब किसके ऊपर निर्भर हो गए? अंग्रेजों पर निर्भर हो गए।
ठीक है, पहले क्या होता था, शासक जागीरदारों पर निर्भर होते थे और जागीरदार किसके ऊपर, कर्षकों पर निर्भर होते थे। अब शासक और जमींदार किसके ऊपर निर्भर हो गए, अंग्रेजों पर, एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे थे। तो देखो, राजस्व अधिक वसूलने के साथ साथ ही कर्षकों से ली जाने वाली बेगारों व लागों में भी अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। कर्षकों से अब जो है बेगार जो ली जा रही थी, जो लाग जो ली जा रही थी, लाग का मतलब जो कर लिए जा रहे थे, वो अब क्या हो गए थे, बढ़ते जा रहे थे। कुछ राज्यों में तो इन लोगों की संख्या 300 से अधिक थी। मतलब कर लेने वाले कितने लोग हो गए थे, 300 लोग हो गए थे। 300 लोग का मतलब 300 बार जो है इनसे क्या लिया जा रहा था, कर लिया जा रहा था। वो अपना कर ले रहा था, कोई अपना कर ले रहा था, कोई अपना, तो 300 से ज्यादा संख्या हो गई थी। तो मतलब किसानों के पास अब बच क्या रहा था, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, इस काल में अन्य व्यवसायों से विस्थापित लोगों के कृषि पर निर्भर हो जाने के कारण कृषक मजदूरों की संख्या में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। कुछ कृषकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जागीरदारों के रूप में अधिक कठोरता आ गई थी। कृषक मजदूरों की संख्या क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, तो इस वजह से जागीरदारों के रुख क्या हो गए थे, कठोर हो गए थे। समझ में आई। जैसे ज्यादा ज्यादा मजदूर बढ़ते जा रहे थे, तो अब वो क्या करता, जो ज्यादा काम करता उसी को रखता, बाकी को निकाल देता। तो वो अपना कैसा रवैया अपना रहे थे, कठोर रवैया अपना रहे थे। मतलब उनसे ज्यादा जो है, ज्यादा उनसे बेगार करवा रहे थे। ठीक है, तो देखो इसके बाद में कृषि उत्पादित मूल्यों में गिरावट व इजाफा दोनों स्थितियां कृषकों के लिए लाभकारी नहीं थे। कृषि मूल्यों में यदि गिरावट हो जाए तो भी किसानों को लाभ नहीं हो रहा था, यदि इजाफा हो जाए तो भी लाभ नहीं हो रहा था। जहां एक और कीमत में गिरावट के कारण कृषकों की बचत का मूल्य कम हो जाता था। यदि उनके उत्पादन में मूल्य गिर जाता था, मतलब फसलों के भाव कम हो जाते थे, तो उनकी बचत कम होती थी। दूसरी तरफ यदि कीमतें बढ़ जाती थी तो उसे लाभ का भाग नहीं मिल पाता था, क्योंकि जागीरदार लगाड़ जिन्स के रूप में लेता था। यदि ज्यादा मिलते, ठीक है, तो ज्यादा मिलते तो जागीरदार उनसे ज्यादा कर ले लेता था। तो दोनों ही जगह पे उनको क्या नहीं मिल पा रही थी, अब लाभ नहीं मिल पा रहा था। अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाने के फलस्वरूप सामंतों का कृषकों के प्रति उदार व पैतृक नजरिया बदल गया था। अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाने के कारण अब जो सामंतों का कृषकों के प्रति उदार व जो पैतृक नजरिया था, वो क्या हो रहा था, अब बदल रहा था। क्यों? क्योंकि अब वो किसके ऊपर निर्भर होते जा रहे थे, अंग्रेजों पर निर्भर होते जा रहे थे। ठीक है बेटा, तो अपना जो पहला जो किसान आंदोलन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन है। ठीक है, ये सबसे पहला आंदोलन था। ठीक है, और ये सबसे लंबा आंदोलन भी रहा था। तो इसके बारे में जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में बेटा चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, हैव ए गुड लक।